students, welcome to Formulator. So students, you can see that I have written here module 3. हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे थे. आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर है, AKU की जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उसकी जो फिजिक्स है उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, ठीक है. और मॉड्यूल 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. ये मॉड्यूल 3 है जो कि आपका है मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है. अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है. आपको बायोट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ना है. ये ऑलरेडी आप 12th स्टैंडर्ड में अपने देख चुके हैं, ठीक है ना. इसी का थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. फिर आपको डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है. डाइवर्जेंस एंड कर्ल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भी देखा था. तो वही चीज यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है. उसके बाद हमें वेक्टर पोटेंशियल देखना है और उस पे हमें कुछ कैलकुलेशन करने हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, ठीक है. उसके बाद हमें इक्वेशन फॉर द वेक्टर पोटेंशियल एंड इट्स सॉल्यूशन फॉर गिवन करंट डेंसिटीज निकालनी है. तो ये सारे जो हैं हमारे मॉड्यूल 3 के अंदर टॉपिक्स आते हैं और इसको एक एक करके हम डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो आज जो हम लोग डील करेंगे वो सबसे पहला टॉपिक होगा जो कि होगा बायोट-सैवर्ट लॉ. चलिए देखते हैं इसको. तो आज का जो हमारा टॉपिक है बायोट-सैवर्ट लॉ है. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब तक के जो लेक्चर्स में हमने देखा था वो हमने इलेक्ट्रिसिटी या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देखा था. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा क्या डील करता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा डील करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस, ठीक है. ये जो हम लोग बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ रहे हैं ये हमारा किस टॉपिक के अंदर आता है. ये हमारा आता है मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है. और मैग्नेटोस्टैटिक्स किस पे डिपेंड होता है. तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड होता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है. अगर मैं एक छोटे से बार मैग्नेट की बात करूं, इसको अगर नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल में डिनोट कर दूं, तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो किस तरीके से जाएंगे. कुछ इस तरीके से. ये बहुत बेसिक है, आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा. ये इधर जाएगा, ठीक है. तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी एक मैग्नेट होता है तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन होते हैं आउटसाइड द मैग्नेट इट गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड अ मैग्नेट इट गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई है, ठीक है, आपने अपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जैसे अगर प्लस एंड माइनस चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है ना, तो क्या होता है यहाँ से अगर कोई लाइन निकलती है यहाँ आकर के वो क्या होती है, टोटली नलीफाई हो जाती है, ये खत्म हो जाती है. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कहते हैं, दे आर नॉन कॉन्टिन्यूअस लाइन, ठीक है. वहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो ये अगर ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है तो क्या होता है, नॉर्थ से अगर निकल रही है तो ये अंदर ही घूम करके एक सर्किल बनाती है. ये अपने आप को खत्म नहीं करती है, ये कंटिन्यू होती है, ठीक है. तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस कर्व्स, ठीक है. और ये आपको किस तरीके से मिलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के फॉर्म में मिलेंगे. यानी कि ये जो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में बनाऊंगी तो ये कुछ इस तरीके से हमें मिलेंगे. सेंटर एक होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो आपके बढ़ते जाएंगे जैसा स्ट्रेंथ हो आपका मैग्नेट का, ठीक है. अब देखिए ये मैग्नेटोस्टैटिक्स से हम क्या समझते हैं. आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपने जूनियर क्लासेस में कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके 3 इफेक्ट्स होते हैं, है ना. केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट या हीट इफेक्ट जो भी कहिए आप, ठीक है. तो हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो करती है, तो चार्जेस की वजह से फ्लो करती है. जब चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, जिसे हमने ओस्टेड ने दिया था, जो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है. इन्होंने हमें ये चीज बताई थी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास
अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है किसी भी कंडक्टर में या वायर में, तो क्या होगा, उसके अलोंग हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी देखने को मिलेगा। आपको मैं याद दिला दूं कि आपने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि लेटस से ये कोई कंडक्टिंग वायर है या एक सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, दो कंडीशन है। मान लीजिए कि फिलहाल इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब करंट फ्लो कर नहीं कर रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए मैं लिखूँ नो करंट, अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मान लीजिए की लगा दूं मैं इसको, की को ओपन रखूं, अगर इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है और यहाँ पे अगर हम एक मैग्नेटिक कॉम्पस लेकर के आते हैं, तो देर इज नो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कॉम्पस। ठीक है, वहीं अगर इसमें हम करंट डाल दें, इसी सर्किट में हम करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ कर दें, ठीक है, की को अब हमने क्लोज कर दिया, अब इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, अगर हम यहाँ पे कोई मैग्नेटिक कॉम्पस लाएंगे, तो व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट शोइंग डिफ्लेक्शन। तो जिससे हमें क्या समझ में आया कि ये मैग्नेटिक को जो कॉम्पस है, हमारा कॉम्पस, ये क्या होता है, इसमें हमारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है। तो ये मैग्नेट कब डिफ्लेक्ट करेगा, जब ये किसी अनदर मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस आएगा, है ना। तो हमने क्या देखा वहां पे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, हमने कंक्लूड किया कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है एक्सक्यूज मी, किसी भी कंडक्टर में या किसी भी वायर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो इट विल एग्जिबिट मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, फील्ड लाइंस, या फिर कह सकते हैं इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ करता था, ये किसकी वजह से हुआ करता था। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये ड्यू टू किसकी वजह से था, फोर्स ऑन चार्ज बाय द फील्ड। ठीक है, बाय फील्ड, इसीलिए हम जब E का वैल्यू लिखते थे, F अपॉन क्यू लिखा करते थे, फोर्स ऑन अ चार्ज बाय द फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, फोर्स ऑन अ चार्ज बाय फील्ड, या कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसकी वजह से है, तो ये जो होता है आपका, होता है टॉर्क, टॉर्क ऑन अ कॉम्पस नीडल, या टॉर्क ऑन अ कॉम्पस हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी टॉर्क क्या होता है, तो आप जानते हैं टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये तो सारी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट थी। तो अगर मैं इससे देखूं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपके, ये मुझे सिमिलर मिलेंगे किसके, तो चलिए देखते हैं किसके सिमिलर मिलेंगे ये हमें। अगर मैं इस मैग्नेट को इस तरीके से बनाऊं, बार मैग्नेट को, तो मुझे क्या, इस तरीके का कुछ जो लाइन होगा देखने को मिलेगा। ठीक है, जस्ट मैंने उसको वर्टिकल पोजीशन में ले आई, तो ये अगर नॉर्थ है तो ये अगर साउथ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इट इज क्वाइट सिमिलर, सिमिलर टू व्हाट, जो फील्ड था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह जो हो रहा था। ठीक है ना, ये इसका जो शेप है, ये जो स्ट्रक्चर है, हमें कुछ उसी तरीके से देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका जो फील्ड है, ठीक है, फील्ड सिमिलर है किसकी तरह, तो फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम लोग मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अब देखिए, अगर मुझे मैग्नेटिक डाइपोल का वैल्यू लिखना हो, मान लीजिए आर के रिस्पेक्ट में, आर जो है हमारा डिस्टेंस है, उसके रिस्पेक्ट में लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगी, 3m आर कैप इंटू, ठीक है, आर कैप माइनस m। ठीक है, तो जो यहाँ पे m है, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, और यहाँ पे कांस्टेंट होगा c। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो अगर हम इसको कंपेयर करें,
ये आपका सिमिलर होगा किसके, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम जो लिखा करते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हम लिखा करते थे उसके ये इक्वल होगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपका के है, ठीक है, और यहाँ पे ये सी की जगह पे के, ठीक है, जो आपका कांस्टेंट है। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 3p, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल डॉट आर इंटू आर कैप माइनस पी, जो आपका डाइपोल है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो मैग्नेटिक डाइपोल है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, क्या उसमें कोई सिमिलैरिटीज मिलती है। यहाँ तो हमें डाइपोल में सिमिलैरिटी मिल गई कि मैग्नेटिक जो डाइपोल है और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है दे आर सेम ओनली, ठीक है, बस उनके जो वेरिएबल्स जो उनके कांस्टेंट है बस वो चेंज हो जा रहे हैं, बाकी तो सब वही है। ये एम हो गया आपका मैग्नेटिक डाइपोल और ये जो पी हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ये जो सी है आपका मैग्नेटिक डाइपोल के लिए कांस्टेंट है, और ये जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है जिसको हम के के नाम से जानते हैं ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे थोड़े ऑब्जर्वेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। तो ऑब्जर्वेशन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम देखें तो जो पहला ऑब्जर्वेशन होगा, हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं और ये कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होते हैं। इसका मतलब क्या कि देयर विल नॉट बी एनी पोल, यहाँ पे कोई पोल नहीं है। अगर कोई पोल होता, मैग्नेटिक पोल की बात होती है, ठीक है ना, कोई मैग्नेटिक फ्री पोल नहीं है यहाँ पे। अगर कोई मैग्नेटिक फ्री पोल होता, इसका मतलब क्या कि जो हमारा ये जो लाइंस है ये हमारा इस तरीके से कंटिन्यूअस नहीं मिलता, ये एक पॉइंट से ओरिजिनेट होता और दूसरे में जाकर के मर्ज हो जाता, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं देयर इज नो फ्री मैग्नेटिक मैग्नेटिक पोल, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम क्या देखेंगे कि देखिए यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो कि हमारा कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है। जैसे कि हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके के हमें जो होंगे, अगर मान लीजिए इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर बात करूं तो हमें ऐसे नहीं मिलेंगे। ये हमें कहाँ मिला करता था, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मिला करता था कि वो डाइवर्ज हो रहा है या फिर कन्वर्ज हो रहा है फ्रॉम अ पॉइंट, यहाँ हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं देयर आर नो पॉइंट्स points where the field converges to, या कह सकते हैं डाइवर्जेस फ्रॉम, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऑब्जर्वेशन की। हम जो नेक्स्ट क्लास होगा प्रोबेबली उसमें हम डाइवर्जेंस एंड कर्ल की बात करेंगे, उसमें हम डाइवर्जेंस और जो कर्ल जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डेरिवेशन किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे भी उसका डेरिवेशन करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बस हम इतना जान लें कि जो आपका डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होता है, जीरो होता है। और अगर हम कर्ल की बात करें, ठीक है, कर्ल की अगर हम बात करें तो कर्ल की वैल्यू क्या होगी। तो कर्ल की वैल्यू निकालने के लिए ज़रा देखें हम कि जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक लेंथ की बात करें अक्रॉस डीएल, ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई आपका है अक्रॉस, इसके अक्रॉस हमने एक छोटा सा सेगमेंट लिया, यहाँ पे कोई छोटा सा सेगमेंट लिया, या यहाँ पे देखें छोटा सा अगर हम सेगमेंट लेंगे तो उसका लेंथ हम डीएल कह सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी ना ये जीरो नहीं होगी, ठीक है, कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे हम गॉस लॉ लगा करके देखें तो यहाँ पे हम क्या पाएंगे कि इसकी वैल्यू जो होगी कुछ ना कुछ होगी लेकिन जीरो नहीं होगी, तो ये कॉन्टिन्यूअस कर्व है ना। तो अगर ये जीरो नहीं है इसका मतलब जो कर्ल ऑफ हमारा बी है वो क्या होगा, वो भी हमारा जीरो नहीं होगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। क्या वैल्यू होगी उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर्ल एंड डाइवर्जेंस को, ये वैल्यू 0 कैसे आई आपके डाइवर्जेंस की, कर्ल की वैल्यू क्या आएगी, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम इतना ही समझते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करूं, ठीक है, बी किसके अक्रॉस, आर के अक्रॉस, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये होगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैं पेज चेंज करके लिखती हूँ, काफी कंजस्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी अक्रॉस अगर आर की बात करूं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 3 आर एम, डाइपोल मोमेंट के, सॉरी मैग्नेटिक जो मोमेंट हमने देखा था उसके फॉर्म में, ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, यही आपका सी का वैल्यू है। याद कीजिए अभी पिछले स्लाइड्स में हमने लिखा था सी इंटू 3 RM इंटू आर कैप माइनस एम, मैग्नेटिक जो डाइपोल के फॉर्म में हमने लिखा था, डिवाइडेड बाई R³। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने ऑब्जर्वेशन में भी देखा कि मतलब ऑब्जर्वेशन से हम लिख सकते हैं कि देयर आर नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स। मैग्नेटिक पोल्स का मतलब देयर आर नो मोनोपोल्स, जब भी आएगा 2 पोल में आएगा, ठीक है। सो देयर आर नो मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोनोपोल्स, ठीक है। जब मैग्नेटिक मोनोपोल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका डाइवर्जेंस ऑफ बी होगा ये आपका 0 हो गया, ठीक है। और जो हम अगर लाइंस की बात करें, तो लाइंस जो होता है वो बहुत, मतलब लाइन जो हमारा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है, ये हमारा एक क्लोज्ड कर्व होता है, दे क्लोज देमसेल्फ। ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह नहीं होता कि एक पॉइंट से वो निकले और दूसरे में जाकर के वो फिनिश हो जाए। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो जो लाइंस होता है, वी कैन से लाइंस आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MF में लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स, या अदर वर्ड्स में कह सकते हैं क्लोजेस देमसेल्व्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा कर्ल होगा, कर्ल जो होगा ये हमारा 0 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। अगर ये 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, तो उसको जो अगर हम लिखते थे डेल वी, और कोई भी जो वी का मैग्नीट्यूड हो गया, कोई भी मैग्नीट्यूड, ये भी हमारा जो फॉर्मूला है ये वैलिड नहीं होगा। ये हमारा जब भी होगा ये नॉन इक्वल टू दिस वैल्यू होगा, ठीक है। और हमने अभी बात करी कि जो हमें ऑयस्टर थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हमें बताया, और उन्होंने ही पहले ऑब्जर्वेशन मतलब इसको हाईलाइट करा कि जो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जब करंट पास होती है किसी भी कंडक्टर में या वायर में, तो वो क्या अपने साथ इफेक्ट ले आती है, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट ले आती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस्ड होता है, और जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्रिएट कर पाते हैं, जो कि हम आप देख सकते हैं मोटर में या फिर बहुत सारे इक्विपमेंट्स में हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। और उसकी ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम अपने अकॉर्डिंग उसका जो स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, उसका जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट्स, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो डिस्टेंस होता है। सपोज करिए ये वायर है, ठीक है, इसमें अगर करंट हो रहा है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जाएंगे अगर करंट पास कर रहा है इस वायर में, तो ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी ना, ये नियर बाई है, जहाँ पे देखिए रेडियस कम है ना, सेंटर ये
जो आपका वायर है, इससे जो ये रेडियस कम है पहले लाइन की, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। और अगर मुझे स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, तो जैसे ही मैं इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज करूंगी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये और दूर तक अपने आप को फैलाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं करंट की जो अमाउंट है उसको रिड्यूस कर दूं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो हमारे करंट से प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम स्टेडी करंट की बात करें, स्टेडी करंट की बात करें, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेडी करंट्स। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं। सपोज करिए कि हमारा कोई ये एक कंडक्टिंग बॉडी है जिसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है, इसको हम रेफरेंस पॉइंट से मेजर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे जो करंट है आई फ्लो कर रहा है। अगर यहाँ से मान लीजिए मैंने कोई डिस्टेंस लिया आर, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सपोज, और हमने एक छोटा सा सेगमेंट लिया यहाँ पे, लेट अस से छोटा सा सेगमेंट डी एल। ठीक है, या डी एल डैश कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर बात करूं, तो जो हमारा डिस्टेंस था वो क्या है, यहाँ से मान लीजिए आर डैश है। ठीक है, ये आर है और ये यहाँ पे आर डैश है। तो जब मुझे नेट निकालना हो कि कितना फ्लो कर रहा है, तो मैं किस तरीके से निकालूंगी, इस तरीके से। ये दोनों वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये करंट जो है हमारा, करंट हमारा स्केलर होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो आई है ये हमारा स्केलर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो ये क्या हो गया, हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो हमारा वेक्टर होता है। ठीक है, करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो आई होता है ये हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी है, मैंने वेक्टर तो नहीं बोल दिया शायद। ये हमारा आई जो है वो स्केलर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है, खैर, तो यहाँ पे अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है कि नेट कितना फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ आर माइनस आर डैश। ठीक है, अब अगर इसी चीज को अगर मैं एक मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये अपने आप को क्या करेगा, को क्लोज कर लेगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारी बायोट सेवर्ट लॉ है, ये आप लोगों ने अपने 12th में भी पढ़ा होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये कंपोनेंट्स को मुझे ऐड करना है, तो इस केस में मैं इसको लिखूंगी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। मान लीजिए मुझे इस डीएल की वजह से निकालना है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डीएल डैश इंटू आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश का क्यू। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई हमें इंटीग्रल फॉर्म में, ये हमें मिलती है किसकी वैल्यू, तो बायोट सेवर्ट लॉ की। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आई बायोट सेवर्ट लॉ की। अब देखिए ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया, ये हमारा किसके लिए वैलिड है, तो ये हमारा वैलिड है सिर्फ और सिर्फ स्टेडी करंट्स के लिए, स्टेडी करंट्स के लिए। ठीक है, जो अभी हम लोग टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स, यहाँ पे अभी हम लोग जो भी बातें करेंगे उसका कंडीशन क्या होगा कि दैट वी आर कंसिडरिंग अ स्टेडी करंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल हम ले लें, कुछ एग्जाम्पल देख के समझने की कोशिश करें कि इस टॉपिक से जो बायोट सेवर्ट लॉ है, इससे अगर जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में, तो वो किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो एक आध एग्जाम्पल्स मैं देख लेती हूँ, आप भी देखिए मैं क्या हम लोग देखेंगे। तो अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, तो लेट अस अज्यूम ये कोई एक कंडक्टर है हमारे पास, स्ट्रेट नहीं हुआ, स्ट्रेट है, और यहाँ पे एक कोई पॉइंट है जो जिसका जो डिस्टेंस है x है। ठीक है, इस एक्सियल डायरेक्शन में कुछ है।
तो यहाँ पे मुझे इसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ, तो मैं किस तरीके से निकाल सकती हूँ। लेट अस से कि यहाँ पे हमने कोई डिस्टेंस लिया y, ये y एक्सिस है, यहाँ पे हमने कोई डिस्टेंस लिया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे। ये आपका 90 फॉर्म कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेट अस से दैट इट इज y, ठीक है। और ये जो है हमारा करंट है, क्योंकि बहुत स्मॉल करंट का हमने सेगमेंट लिया है, तो लेट अस से यहाँ पे अगर हम स्मॉल करंट का सेगमेंट लेते हैं तो लेट अस से इट इज dl, ठीक है। अब अगर ये y है, ये x है, तो इस वाले लाइन की वैल्यू क्या होगी, अब आपका हाइपोटेनस हो रहा है, तो यू कैन जस्ट राइट इट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे निकालना है, बायोट-सैवर्ट लॉ को यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे हमने क्या लिया, x के अक्रॉस, ठीक है। तो अगर मैं r डिस्टेंस लूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, i जो है हमारा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रिमेनिंग रह जाएगा, dl डैश इंटू r माइनस r डैश अपॉन r माइनस r डैश का क्यूब, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फाइन। अब ये जो हमारा फॉर्मूला था, इस पे अगर हम ये जो डिस्टेंस है x है, x और y के टर्म में अगर मुझे इसको लिखना हो तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगी, यहाँ हो जाएगा मेरा b अक्रॉस x, ये जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था, b x के अलोंग में क्या लिख सकती हूँ, दैट इट वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, i बाहर रहेगा, ये dl डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वेक्टर यूनिट वेक्टर कहें, फिर y और y का यूनिट वेक्टर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, रेज टू द पावर 3/2। ये मैंने कैसे लिखा, देखिए यहाँ पे r माइनस r डैश का क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r माइनस r डैश का क्यूब की अगर हम बात करें तो ये वाला वैल्यू, यही वैल्यू लिखेंगे, है ना। और आपको पता है कि जब इसको जब हम लिखते थे तो क्या होता था, जो हमारा कुछ ऐसा आता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये अगर पावर की बात करें या इसको कह दे 1/2, तो जब पावर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 3/2, ठीक है, यहाँ पे 1 है ये, सॉरी, ठीक है। तो हमारा पावर जो आएगा आएगा 3/2। अब इसको और अगर हम सॉल्व करें फर्दर तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i। अब देखिए इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इसकी लिमिट क्या लगाएंगे, क्योंकि ये हमने जो माना था ये हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बोले तो अगर यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं, इसके ऊपर को अगर हमने पॉजिटिव माना है तो ये वाला हो जाएगा नेगेटिव, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब जब हम इसमें लगाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, ये डीएल का वैल्यू मैंने यहाँ पे डीएल ही रहने दिया, एक्चुअली डीएल का वैल्यू वाई के टर्म में क्या हो जाएगा, डी वाई वाई यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में डीएल की जगह डी वाई मुझे लिखना था, मैंने नहीं लिखा, ओके। तो आप ये डीएल की जगह आप डी वाई वाई ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई डैश, अगर z का बोलूँ तो ये हो जाएगा n एक्स कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या रह गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो पावर होगी हमारी वो होगी 3/2, 3/2, ठीक है। अब क्या इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो y डैश की वैल्यू है, ठीक है, मान लीजिए जो y डैश की वैल्यू है, ये y डैश की वैल्यू, ये वैल्यू हमारी क्या हम लिख सकते हैं, x tan थीटा, क्योंकि tan थीटा आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है।
तो अगर मुझे निकालना हो y की वैल्यू, तो मैं लिख सकती हूँ x tan थीटा। तो यहाँ पे y की जगह मैं पुट करूंगी x tan थीटा, तो मुझे जो वैल्यू मिल करके आएगी दैट वुड बी माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, और ये हो गया हमारा z, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2/x, ठीक। अगर इसको एक स्टेप फर्दर और सॉल्व करूँ तो ये मुझे मिलेगा म्यू नॉट, 2 से ये 2 कट मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ नीचे 2 आएगा, तो 2 पाई x, और ये रहा आपका z। तो इस केस में जब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उस केस में अगर हमें निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उसकी वैल्यू हमें ये मिलेगी। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल था जब हमने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिया। अब मान लीजिए अगर हम कोई सर्कुलर लूप लेते हैं या फिर कोई सर्कुलर वायर लेते हैं, उस केस में क्या होगा, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है बी का वैल्यू, उस केस में क्या होगा। सो लेट अस से कि हमारे पास कुछ ऐसा कोई वायर है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है लेट अस से r है, और इसमें जो करंट है आपकी I फ्लो कर रही है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो मैं इसी को एक्सटेंड करती हूँ, ठीक है। ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका y हो गया, लेट अस से। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगे, ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम कंपोनेंट निकालते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अगर इसको अगर यहाँ से मैं जोड़ दूं, ठीक है, तो ये वाला जो अपना ये बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस डायरेक्शन में बनाएगा, और ये वाली लाइन जो है इस डायरेक्शन में बनाएगी। इसका मतलब इसके कंपोनेंट्स हमें लेने होंगे, तो कंपोनेंट एक ऐसा जाएगा और एक ऐसा जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला, क्योंकि ये दोनों अपोजिट इन नेचर होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी कैंसिल। बच क्या जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये जो ऊपर वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है, हम इसको बस वही कंसिडर करेंगे। लेट अस से ये z डायरेक्शन में है आपका, ये वाला जो है आपका z डायरेक्शन में है, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं मानती हूँ कि ये जो एंगल है थीटा है, तो ये वाला जो एंगल मुझे यहाँ पे मिलेगा ये भी मुझे थीटा मिलेगा, अग्री, ठीक है। ये जो स्लैंट वाली जो है, देखिए ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है, तो ये जो हाइपोटेनस है इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्योंकि हमने ये ऊपर वाले को क्या लिया है, z। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, अच्छा इसको r लिया है सॉरी, तो मुझे मिलेगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही मिलेगा। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, जो करंट है हमारा, करंट जो हमारा है ये कहाँ जा रहा है, अगर गॉस लॉ को अगर हम रखें तो यहाँ से हम कह सकते हैं करंट इज गोइंग इन फाई डायरेक्शन, ठीक है, फाई डायरेक्शन। अब इससे अगर फाई यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब क्या, कोसाइन वाला हमारा जो था वो वैल्यू यहाँ पे जुटेगा। यानी अगर मैं b की बात करूं z के अलोंग, तो मुझे वो क्या मिलेगा, z के अलोंग तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये तो हमारे पास बाहर ही रहेगा, और इंटीग्रेशन में हमें क्या मिलेगा, जो फॉर्मूला था dl इंटू आर माइनस आर डैश, ठीक है, अपॉन आर माइनस आर डैश का क्यूब। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए एंगल का फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉस थीटा, फाइन। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने देखा था कि ये जो 1/r माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश क्यूब की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू, एक से ये कट जाएगा ना, तो हमारे पास क्या होगा, 1/r माइनस आर डैश का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, कुछ किया नहीं, बस इससे कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dl 1/r माइनस आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू देखिए, हम जानते हैं कि कॉस को हम कैसे निकालते थे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, अगर आपको याद हो
ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना यहाँ पे, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा हम कैसे लिखते हैं, बी अपॉन एच। यहाँ पे जो एच है आपका आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में है, और ये जो बी है आपका आर है। तो अगर मैं बी की बात करूँ, सॉरी, कॉस थीटा हमें निकालना है ना, तो कॉस थीटा की अगर बात करूँ तो ये मेरा हो जाएगा आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉस की वैल्यू है हम पुट कर सकते हैं, और जो r माइनस आर है यहाँ पे इसको ना लिख करके हम डायरेक्टली r और जो z का है वैल्यू वही लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन में dl की जगह हम dl की जगह तो dl ही लिखेंगे। ये जो 1/r² r माइनस आर स्क्वायर का जो वैल्यू था, ठीक है ना, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब इधर ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ठीक है, यहाँ ऊपर हो जाएगा जब इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 पाई r इंटू आर, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, इसको अगर एक स्टेप हम और सॉल्व करें, मैं यहाँ लिखती हूँ, अगर इसको हम एक स्टेप और सॉल्व करें तो हमारे पास हो जाएगा आर को लिखा है हमने, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल, यहाँ से 2, तो यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 और आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, ये आ गई आपकी बी की वैल्यू जेड के अक्रॉस। तो ये कंडीशन कब था, जब हमारा जो करंट फ्लो कर रहा था एक सर्कुलर लूप में या एक सर्कुलर वायर में कर रहा था। अगर मान लीजिए कि हमारा कोई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आ गया, इसी पे बेस्ड हमारा कोई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आ गया, तो उस केस में क्या वैल्यू होगी। तो जो नेक्स्ट कंडीशन है, लेट अस से कोई हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के केस में हम जो वैल्यू है क्या लिखेंगे, आप जानते हैं कि हम जो सिलेंडर में जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो जो डीएल की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, कोऑर्डिनेट की अगर इसकी बात करें तो ये हमें आर और फाई के फॉर्म में मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, बी अगर मुझे निकालना हो तो हमारे पास क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ठीक, यहाँ पे इंटीग्रेशन हम करेंगे, डीएल को हम लिख सकते हैं आर आर डी फाई। ठीक है, फिर फाई का वेक्टर इनटू जेड, जेड का यूनिट वेक्टर, फिर आर, ये आर, और फिर आर का वेक्टर। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये भी आपका होगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, और ये हो जाएगा 3/2। फर्दर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा आर डी फाई डैश डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, और यहाँ हमें मिलेगा जेड आर। ठीक है, जेड आर डैश प्लस जेड आर, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें 0 मिलेगी, जेड आर की वैल्यू जो होगी हमें 0 मिलेगी। क्यों 0 मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर आर हो, आर डैश डी आर डैश, ये हमें क्या मिलता है, 0। तो उसकी वजह से ये जो जेड आर की वैल्यू है यहाँ पे 0 हो गई। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ठीक है, ऊपर बचेगा आर इंटू 2 पाई आर
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अगर इसको देखें तो आर का स्क्वायर हमारा हो जाएगा और ये टू हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ 2 से, तो ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर स्क्वायर, 5 ही तो कैंसिल हो गया, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू आई ये हमारी सेम वैल्यू आई जो अभी हमने सर्कुलर लूप के लिए लिया था। तो सर्कुलर लूप में ले या फिर जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ले, हमें जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की जो वैल्यू मिलती है वो हमें सेम मिली। ये हमारा कब वैलिड है, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं हमारे कब वैलिड है, जब हमारा जो करंट है वो आपका स्टेडी स्टेट में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कुछ डेरिवेशंस थे हम जो हमने देखे सिलेंड्रिकल के लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए या फिर स्फेरिकल के लिए कह सकते हैं, ये हमने देखा। तो ये हमें कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये हमें न्यूमेरिकल्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो या तो आप डेरिवेशन करके लिखिए या तो ये डायरेक्टली जो आपको जो फॉर्मूले आए आप इसे याद रखिए, दोनों तरीके से आप जो है प्रॉब्लम को अपने सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट चीज आती है बायोट सेवर्ट लॉ में वो है इसका एप्लीकेशन, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है, तो देखिए सबसे पहली चीज ये है कि जो बायोट सेवर्ट लॉ है हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि मतलब बहुत छोटे लेवल पे आपका एटॉमिक हो या फिर जो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो उसका जो मैग्नेटिक रिस्पांस कह सकते हैं, या मैग्नेटिक उसमें क्या मैग्नेटिक चेंजेस आ रहे हैं या मैग्नेटिक क्या वो रिस्पांस दे रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन में मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ we can use Biot-Savart's law, ठीक है, to calculate magnetic, ठीक है, responses even at the atomic or molecular level, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं क्या लिख सकती हूँ कि देखिए ये जो बायोट सेवर्ट लॉ है ये आपका मतलब एरोडायनेमिक थ्योरी जो होती है उसको भी कैलकुलेशन में जब हम वॉर्टेक्स लाइन कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे भी ये यूज होती है जो कि आप पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एरोडायनेमिक थ्योरी टू कैलकुलेट velocity induced by vortex line, ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंस जल्दी से देख ले कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, पहला जो इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूं, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ पढ़ा था, ठीक है ना, ये सिमिलर है बायोट सेवर्ट लॉ आपके कूलम्स लॉ के मतलब इक्विवेलेंट है। तो जो पहला पॉइंट हो सकता है हम कह सकते हैं इट इज सिमिलर टू द कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंस है कह सकते हैं कि जब ये जो बायोट सॉवर्ट लॉ है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही छोटे से लेवल के कंडक्टर्स या बहुत छोटे अमाउंट में जो करंट का क्या रिस्पॉन्स होगा। देखिए जैसे कि इसका एप्लीकेशन भी है कि इवन एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल, तो अगर मान लीजिए बहुत कम अमाउंट में अगर करंट फ्लो कर रही है किसी बॉडी में, ठीक है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ द लॉ इज applicable for very small conductors, ठीक है,
conductors which carry small current, ठीक है, which carry current, ठीक है। स्मॉल कंडक्टर लिख ही दिया तो स्मॉल करंट लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड एप्लीकेशन, कि ये जो है इसका जो एप्लीकेशन है ये हमारा सिमेट्रिकल होगा किसके, करंट डिस्ट्रीब्यूशन से। तो मैं लिख सकती हूँ द लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल, ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आपके कुछ एप्लीकेशन है बायोट सेवर्ट लॉ के, और जो आपका इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस कहाँ हमें देखने को मिलता है ये मैंने लिखा। अब इसी पे बेस्ड हम लोग एक बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो कि हमें समझने में मतलब हेल्प करेगा कि जो कॉन्सेप्ट हमने देखा क्या वो हमें समझ आया या नहीं। तो जल्दी से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर पीस ऑफ वायर विद रेडियस। तो सेमी सर्कुलर मीन्स कुछ ऐसा होगा हमारे पास सीन, ठीक है ना, और इसका जो रेडियस है ये गिवन है, ठीक है। तो जल्दी से मैं लिखूं सॉल्यूशन इसका। गिवन क्या है, रेडियस दिया हुआ है आपका 0.20 मीटर, ठीक है। उसके बाद करंट कैरिड बाय द सेमीकंडक्टर, यानी करंट की वैल्यू दी हुई है हमें 150 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है, हमने देखा था कि बी जो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, तो हमारा बाहर रहेगा। ये जो इंटीग्रेशन होगा आपका क्या होता है, डी आई या डी एल कहिए, ठीक है, डी एल आर वेक्टर का अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो म्यू नॉट की वैल्यू है ये हमें याद होनी चाहिए। ये आपकी होती है 4 पाई × 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है इसमें, हमें बस वैल्यूज को पुट करना है। तो अगर इसको इंटीग्रेट में करूं तो मुझे मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आई का आप डी आई कर सकते हो ना, तो ये होगा आपका आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और बच जाएगा अंदर डी आई, ठीक है, डी आई। तो ये आपका हो जाएगा, डी आई को इंटीग्रेट करेंगे आप तो होगा 2 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका पाई आर, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर है ना, ये आपका सेमी सर्कुलर है। तो सेमी सर्कुलर का ये जो एरिया होगा या फिर इसको जो लेंथ कहेंगे ये क्या होगा, पाई आर, इसलिए हमने लिखा पाई आर, ठीक है। अब बस वैल्यूज को पुट कर दें हम। यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल्स होने वाले हैं, तो ये जो पाई है और पाई है ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बचा हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4। अब देखिए ये एक आर से एक आर कैंसिल होगा, अपॉन 4 आर। बस वैल्यूज को पुट करें। म्यू की वैल्यू हमने लिखी है 4 पाई × 10⁻⁷ आई की वैल्यू हमारी 150 है और डिवाइडेड बाई 4, और आर की वैल्यू हमारी 0.20 है। ये 4 कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 2.4 × 10⁻⁴ टेस्ला आएगी, ठीक है। जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम टेस्ला से डिनोट करते हैं। तो ये हमें सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दिमाग पे है अभी, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2.4 × 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So just stay tuned, keep watching, and of course students just keep practicing also. See you in the next class. Thank you. Bye.